हेलो मित्रों। तो मित्रों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मित्रों, मैं आज आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहले बात करेंगे हम इसके जनरल इक्वेशन के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ कॉनिक के बारे में और उनके नेचर के बारे में। ठीक है, कि उनके नेचर के लिए क्या कंडीशन होती है, कब वो कॉनिक, कब कौन सा कॉनिक बनता है, जब हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी तब हमारे लिए हमारे जो कंडीशन फॉलो करेगा उससे कौन सा कॉनिक बनेगा। ठीक है, और इससे रिलेटेड अभी तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे ना, टीजीटी पीजीटी में, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं हम इसके जनरल इक्वेशन के बारे में। तो दोस्तों, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री क्या होती है? यहाँ पे मैंने लिखा है ना, जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। जब भी क्या होगा, क्वेश्चन मैंने पूछ रखा होगा, हमारे पास कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसको इससे कंपेयर करना है। इससे कंपेयर करने के बाद मुझे क्या निकालना है, मुझे ए बी सी ऐसे जी एफ जी एच की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे एच भी है, यहाँ पे बी भी है, यहाँ पे जी भी है और यहाँ पे एफ भी है और यहाँ पे सी भी है। तो इन सब की वैल्यू अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे इन सब की वैल्यू मिल जाएगी। इन सब की वैल्यू मिलने के बाद मैंने करना क्या है, मुझे डेल की वैल्यू निकाली, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है मुझे। इन सब की वैल्यू का डिटर्मिनेंट इस फॉर्म में, हमेशा इस फॉर्म में लिखेंगे। ए बी सी डायगोनल क्या होंगे, हमेशा ए बी सी, और जो ये हमारे जो अदर अदर एलिमेंट होंगे वो क्या हो गया, एफ जी एच, ऐसे इनको इस फॉर्म में रखेंगे हम। तब जाके हमारे जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा वो किसी कोई वैल्यू आएगी, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। ठीक है, दोनों तरीकों में से किसी एक तरीके से आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं हम कॉनिक के बारे में। हमारे पास कितने कॉनिक होते हैं? 8। ठीक है, हम 8 कॉनिक के बारे में बात करेंगे यहाँ। और उसका जो उसकी जो कंडीशन और उनकी जो कंडीशन होती है मैंने लिखी हुई है, और उनसे कब कौन सा कॉनिक बनेगा सामने मैंने लिखा हुआ है। तो बात करते हैं एक एक के बारे में, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा हम आपका टाइम नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम भी नज़दीक है। उत्तराखंड एएसओ और उत्तराखंड एलटी और अदर टीजीटी पीजीटी एग्जाम जो भी है, डी ट्रिपल एस बी पीजीटी का एग्जाम भी नज़दीक है, तो सबके लिए काफ़ी फायदेमंद है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं पहले कंडीशन के बारे में। अगर हमारे पास क्या हो जाए, अगर हमारे पास ये डेल की वैल्यू ना, ये डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाए। यहाँ 3 कंडीशन में 0 है, देखो यहाँ फर्स्ट की जो 3 कंडीशन में, तीनों कंडीशन में डेल की वैल्यू 0 है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है, अगर एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी, अगर ऐसा है तो जो हमारा जो कॉनिक बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, जब क्या होगा, डेल की वैल्यू तो 0 होगी, उसका डिटरमिनेंट जो आएगा वो 0 होगा, लेकिन जो एच स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू, मतलब आपस में बराबर नहीं होंगे। तो जो कंडीशन, ये जो कंडीशन शो करेगा, हमारा जो नेचर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारा कॉनिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बात करते हैं अगली कंडीशन के बारे में। जब डेल बराबर 0, सिमिलरली वही कंडीशन, डेल मैंने कहा ना 3 कंडीशन तक डेल इक्वल टू 0, उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। लेकिन अगर यहाँ यहाँ ऊपर क्या था, एच स्क्वायर इक्वल नॉट इक्वल टू ए बी, और यहाँ क्या सेकंड कंडीशन में एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी, जब ऐसा कंडीशन हो तो हमारी जो कॉनिक बनेगा वो क्या बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, पेयर ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन के बारे में। और जब तीसरी कंडीशन में क्या है, डेल इक्वल टू 0 हो, लेकिन देखो यहाँ कंडीशन क्या है, ए प्लस बी, अगर मैं ए और बी की वैल्यू आपस में ऐड करूँ और मुझे क्या आंसर मिल जाए, 0। ऐड करने पर अगर ए और बी की वैल्यू मुझे ऐड करने पर अगर 0 आंसर दे रहा है, तो उसका जो नेचर होगा क्या होगा, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। यहाँ जो हमारे पास जो नेचर होगा उसका क्या होगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन का होगा, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। ठीक है दोस्तों, तो ये फर्स्ट 3 कंडीशन हो गई। अब बात करते हैं अगली, इसके बाद जो अगली कंडीशन उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ से लेकर नीचे तक जितने भी कंडीशन है, 4th से लेकर 8 तक जितने भी कंडीशन है, सब में डेल की वैल्यू नॉट इक्वल 0 है ना। ठीक है, इतना ध्यान रखना, डेल की वैल्यू जब 0 हो तो हमें केवल इन 3 पॉइंट पे ही फोकस करना है, ये 3 पॉइंट। आई बात समझ में? और जब डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तब ये सारे पॉइंट हमारे पास होंगे, तब ये ऊपर के पॉइंट हट जाएंगे। आधा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा। कैसे क्वेश्चन पूछेगा, कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, अगर माना बात हमने उसमें क्या कर दिया, डिटरमिनेंट 5 कर लिया और हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिल गई, और ऑप्शन में दे रखा है एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, और यहाँ से एक कोई क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ से दे रखा हो पेयर ऑफ स्टेलाइन। तो भाई मुझे पता है ना कि पेयर ऑफ स्टेलाइन के लिए देखिए डेल इक्वल टू 0 होता है, बाकी रिजल्ट नहीं होता ना। तो बाकी 3 ऑप्शन तो मेरे हट जाएंगे, तो बचेगा तो एक ही ऑप्शन। तो वहाँ मैं ज़्यादा टाइम न लूँगा, वहाँ क्या करूँगा, मैं सीधा आंसर पे टिक कर सकता हूँ। ठीक है, तो बात करते हैं फिर अगली कंडीशन के बारे में। मैंने कहा था नहीं, यहाँ से लेकर नीचे तक 4 से लेकर 8 तक क्या है, सारे में सभी में क्या है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। अब देखो कंडीशन क्या है, अब आगे सामने कंडीशन क्या है, एलिप्स के लिए क्या कंडीशन है,
जब क्या होगा, एच स्क्वायर की जो वैल्यू है हमारी जो लेस देन होगी ए बी के मल्टी प्रोडक्ट के फॉर्म, जो हमारे पास जो ए बी की वैल्यू आएगी उसका जो प्रोडक्ट होगा टोटल हम दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा, उससे छोटी अगर हमारी एच स्क्वायर की वैल्यू है, एच का स्क्वायर करने पर वो अगर छोटा आ रहा है, एच स्क्वायर लेस देन ए बी मतलब जो भी वैल्यू होगी ए बी की उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू से फिर भी छोटी है तो हमारी कंडीशन होगी इलिप्स की। तो जो नेचर बनाएगा जो कोनिक होगा वो किसका, उसका नेचर क्या होगा, इलिप्स का। सिमिलरली अगर यहाँ एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो कौन सी कंडीशन होगी, आगे सबका मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आगे सबके क्या है कंडीशन, डेल नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरी यहाँ क्या था, एच स्क्वायर प्लस ए बी, अगर दोनों वैल्यू सेम आ जाए, एच की वैल्यू का स्क्वायर करने पर भी मुझे वही वैल्यू मिले और ए बी की जो वैल्यू होगा उसका मल्टीप्लाई करने पर भी मुझे वही वैल्यू मिले, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, उसका नेचर क्या होगा, कोनिक का पैराबोला, ठीक है। और इसमें तीसरा क्या है, मतलब 6 वाला पार्ट क्या है, 6 कंडीशन क्या है, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू ए बी से ग्रेटर है, ठीक है, अगर ग्रेटर है तो हाइपरबोला और लेस देन है तो इलिप्स, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आए। बात करते हैं इसके 7th वाली कंडीशन के बारे में, ठीक है। 7th वाली कंडीशन क्या है, डेल तो जीरो नहीं होना चाहिए, डेल की जो वैल्यू हमारा जो डिटरमिनेंट आएगा, ये जो कोनिक होगा उसका अगर हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर वो जीरो नहीं आएगा, जीरो नहीं आना चाहिए मतलब, और साथ में कंडीशन क्या हो, इलिप्स भी शो कर रहा है, ओ सॉरी हाइपरबोला भी शो कर रहा है, और ए प्लस बी मतलब एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी भी शो करना चाहिए, और ए प्लस बी अगर ए और बी की वैल्यू में ऐड करूँ आपस में और उसका आंसर जीरो मिल रहा है तो ये हमेशा क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, उसका नेचर कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं लास्ट कंडीशन के बारे में जो इसकी 8th कंडीशन है। अगर हमारे पास डेल नॉट इक्वल टू जीरो है और कंडीशन में क्या है, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू क्या हो, सेम हो, ए की वैल्यू भी मान लो, ए की वैल्यू भी 1 है और बी की वैल्यू भी 1 है, और एच की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो जो हमारा जो कंडीशन होगी वो क्या, वो जो नेचर होगा, ठीक है दोस्तों, जब ऐसा होगा ना, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू आपस में बराबर हो और एच की वैल्यू जीरो हो, मान लो ए की वैल्यू मेरे पास 2 है या 1 है, तो बी की वैल्यू अगर उतनी ही है और एच की वैल्यू जीरो हो, तो हमारा जो नेचर बनेगा, कॉनिक का जो नेचर होगा वो क्या होगा, सर्कल का होगा, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। बात करते हैं हम आगे के बारे में दोस्तों, जितनी ये कंडीशन है ना, यहीं से क्वेश्चन, अक्सर यहीं से ज़्यादातर क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सॉल्व करने के लिए आएगा कि इसका ये फाइंड कीजिए, वो फाइंड कीजिए, अधिकतर क्वेश्चन यहाँ से बनता है। मैं भी ये भी दिखाऊंगा आपको अभी कि यहाँ से किस प्रकार क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी पे बने हुए हैं, अभी इन्हीं के बारे में बात करेंगे हम। अभी तक जितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं ना, मैंने ले रखे हैं, तो मैं बताऊंगा उनको कैसे सॉल्व करना है। अगर मुझे ये कंडीशन है, मुझे पता है ना कि किस नेचर की कौन सी कंडीशन है, तो मैं आसानी से उनका आंसर दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखिए आप लोग। बात करते हैं, अगर हमारे पास कोई सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी है और मान लो मुझे उसका सेंटर फाइंड करने के लिए पूछा, उसका सेंटर फाइंड कीजिए, तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, मेरे पास जो भी इक्वेशन है उसमें क्या करना है, मेरे पास जो कॉनिक जो इक्वेशन दे रखी होगी सेकंड डिग्री की, उसका क्या करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में और वाई के रेस्पेक्ट में क्या करना है, उसका डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। तो जो वहाँ से मुझे 2 इक्वेशन मिलेगी ना, एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो मुझे एक्स की एक इक्वेशन, एक्स के फॉर्म में इक्वेशन मिलेगी, और वाई के रेस्पेक्ट में करूँगा तो वाई के फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिलेगी। जब मैं इन 2 इक्वेशन को सॉल्व कर दूंगा तो जो मेरे एक्स और वाई के पॉइंट आएंगे वही तो मेरे उसका सेंटर कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ मैंने जो उनको जो नोट जो उनको डिनोट किया है ऐसे कि एक्स बार कॉमा वाई बार, तो जो मेरी वैल्यू आएगी इन दो इक्वेशन को जो सॉल्व करने पे जो यहाँ मुझे 2 इक्वेशन मिलेगी ना, अगर मैं इस सेकंड डिग्री इक्वेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, वाई के रेस्पेक्ट में करूंगा, तो वहाँ से मुझे 2 इक्वेशन मिलनी है, ठीक है। जब मैं इन दोनों का क्या करूंगा, आपस में सॉल्व करूंगा, मुझे 2 इक्वेशन मिल जाएगी। जब इन दोनों का आपस में सॉल्व करूंगा तो मुझे 2 पॉइंट मिल जाएंगे, एक्स और वाई, ठीक है। जो मेरे पॉइंट होंगे वही मेरा सेंटर कहलाएंगे, या तो फिर इंटरसेक्शन के लिए कंडीशन भी आ सकती है, उसको भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में, जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए कि हमने जो ये चीज़ों के बारे में बात की है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से अधिकतर जो क्वेश्चन होते हैं ना हमें यहीं से बनते हैं। और ध्यान रखिए, अगर ये सेकंड डिग्री की क्वेश्चन है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरा डेल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ठीक है, और जो मेरा जो या तो फिर डेल की वैल्यू ऐसे निकाल दो, 2 कंडीशन से 2 तरीके से आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखो डेल की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, यहाँ डायगोनल में हमेशा क्या होता है, ए बी सी, ऊपर से ए बी सी, तो यहाँ से देखो, यहाँ सी के बाद क्या है, एफ का टर्म है, फिर जी का टर्म है, फिर एच का टर्म है, नीचे से क्या होगा, एफ जी एच, ऊपर से क्या है, ए बी सी, और नीचे से क्या होगा, एफ जी एच, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में है। चलो बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में कि अभी तक किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था टीजीटी 2005 में पूछा गया था क्वेश्चन कि व्हाट कॉनिक डू द इक्वेशन, हमारे पास ये कोई इक्वेशन दे रखी है सेकंड डिग्री की, क्या रिप्रेजेंट, पहले तो ये देखा, ये पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पहले यहीं तक हमें देखना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोला, इफ पॉसिबल फाइंड इट्स सेंटर, हमें इसके क्या करना है, अगर पॉसिबल है तो इसके सेंटर फाइंड कीजिए, एंड रेफर टू द सेंटर, यहाँ तक छोड़ो, इसके रेफर टू यहाँ इतना लंबा नहीं आता, मुझे क्वेश्चन यहीं तक गिवन था, लेकिन इसके आगे मैंने पॉसिबल फाइंड सेंटर क्यों लिखा है, क्योंकि मैं यहाँ सेंटर भी कभी कभी सेंटर भी पूछ लेता है, ठीक है। तो हम सेंटर तक ही बात करेंगे, उससे आगे हम इसे नहीं देखेंगे, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन वहाँ नहीं पूछा जाता, इससे आगे तो पूछा ही नहीं जाता, खैर ना। बात करेंगे हम रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। तो मैंने कहा था ना दोस्तों, जब भी हमारे पास कोई सेकंड डिग्री की क्वेश्चन आएगी, पहले उसको क्या करो, किससे कंपेयर करो, जो हमारे पास सेकंड डिग्री की क्वेश्चन क्या थे, ax² प्लस 2x² प्लस by, इससे कंपेयर करो। गिवन इक्वेशन हमारे पास क्या है, 14x² माइनस 4xy प्लस 11y² माइनस 44x माइनस 58y प्लस 71 इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँ, किन दोनों को, अगर मैं इन दोनों को आपस में कंपेयर करूँ, ये दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करूंगा, तो मुझे ये नहीं मिल जाएगा, ए की वैल्यू 14 आ जाएगा, ए की वैल्यू 14 है, एच की वैल्यू -2 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, क्यों, यहाँ 2x इक्वल टू कितना है, एक्स वाई तो ऊपर है ही, लेकिन यहाँ 2x इक्वल टू क्या है, -4, 2x इक्वल टू -4 है, तो x इक्वल टू मेरा -2 नहीं आ जाएगा, -2 नहीं आ जाएगा, वही लिखा है मैंने, x इक्वल टू -2, ठीक है दोस्तों। सिमिलरली हम g की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, v की वैल्यू फाइंड, मुझे सारी वैल्यू मिल रखी है, मुझे सारी वैल्यू मैंने कंपेयर करके मुझे सभी वैल्यू मिल गई। अब देखो मैंने डिटरमिनेंट बोला ना, या तो आप डिटरमिनेंट इस तरीके से फाइंड करो या फिर इस तरीके से फाइंड करो, जैसे आपकी मर्जी। तो मैंने इस तरीके से इसका डिटरमिनेंट फाइंड किया। जब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, मैंने सारी वैल्यू आ रखी थी, ए की वैल्यू 14, एच की वैल्यू -2, सारी वैल्यू रख दी। जब मैं इसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, तो मुझे जो मिल रहा है, जिसका नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, जो डिटरमिनेंट की वैल्यू हो रही है, माइन हमारे पास क्या है, 0 इक्वल नहीं है, ठीक है, मतलब कोई वैल्यू मिल रही है। अब इतना मल्टीप्लाई तो मैंने नहीं किया, क्यों, मुझे कंडीशन में खाली ये देखना है कि अगर 0 आ रही तो ठीक है, नहीं आ रही 0 तो वो दो कंडीशन देखनी है ना, डेल की वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या तो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, इसका मतलब या नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब कोई ना कोई वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा है, तो अगर डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और हमारे पास क्या है, कंडीशन में चेक करो, h² ab की कंडीशन चेक करो, h² यानी कि h की वैल्यू कितनी है, -2, तो मैं इसका अगर मैं क्या करूँगा, h² का क्या करूँगा, तो प्लस का 4 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस का 4 होगा, ठीक है। और ए वी की वैल्यू कितनी है, ए वी की वैल्यू अगर ए, यहाँ देखो, ए की वैल्यू 14 और बी की वैल्यू कितनी है, 11 है। अगर मैं ए और बी के आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ, 14 11 जा, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 154 आएगा। तो मुझे पता है ना कि h² की वैल्यू जो है ए बी से छोटी है ना, क्योंकि ए बी हमारे पास क्या है, 154 है, और एच कितना है, 4 है। तो हमारे पास जो ऐसी कंडीशन क्या बन जाएगी, एच ये निकाला ना मैंने, h² ए बी यही फाइंड करना होता है। और ए कंडीशन तो हमें क्या मिल गया, डेल डज नॉट इक्वल टू 0, ये मिल गया ना मुझे। तो पहली कंडीशन तो मुझे ये मिल गई, डेल डज नॉट इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन क्या थी, h² ए बी। तो पहले तो मैंने खाली ये फाइंड किया, मुझे पता है h² की वैल्यू कितनी है, 4, और ए बी की वैल्यू कितनी, 154, मुझे ये वैल्यू मिल गई थी ना। अब ये बताओ ना, ये 154 बड़ा नहीं हो गया, जब बड़ा हो गया 154 बड़ा गया, मतलब ये कंडीशन अगर ऐसी हो गई तो कौन सी वैल्यू होती है, तो क्या दर्शा रहा है भाई, यही तो दर्शा रहा है, एलिप्स तो है, ये एलिप्स की कंडीशन पढ़ी थी ना हमने, अगर ऐसा हो तो एलिप्स, अगर ये ऐसा हो तो क्या हो गया, हाइपरबोला, और बराबर हो तो क्या होगा, पैराबोला, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जो इसका जो नेचर निकला, वो क्या निकला था, एलिप्स का, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं इसके सेंटर के बारे में, इसका सेंटर कैसे फाइंड करें। तो देखो दोस्तों, मैंने इसका सेंटर मैंने बताया था ना, मेरे पास जो इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन है मैंने लिखी हुई है, इक्वेशन, ये इक्वेशन मेरे पास है। पहले क्या करो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में क्या करो, डिफरेंशिएशन करो, इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करो, फिर वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। तो जब मैं एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा, तो 14 टू जगह 28x, और 4xy का क्या हो जाएगा, 4y, और फिर यहाँ से 44x का क्या हो जाएगा, ओनली 44 हो जाएगा। सिमिलरली मैं वाई के रेस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव फाइंड करूँगा, तो मेरे को दो इक्वेशन नहीं मिल गई मेरे पे दो इक्वेशन। जब मेरे पे ये दो इक्वेशन मिल जाएगी, तो क्या करना है, इनको सॉल्व करो, इनको एक 0 के इक्वल पुट कर दो। मैंने इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया ना, डेल एफ अपॉन डेल एक्स को मैंने 0 के इक्वल पुट कर दिया। तो जो मेरी दो इक्वेशन आएगी, इनको अगर मैं सॉल्व करूंगा, तो मेरी जो एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी, 2 और 3। तो मैं लिख सकता हूँ, इसका जो सेंटर है, एक्स बार एंड वाई बार क्या क्या है, 2 और 3, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आप लोगों के समझ में आया, कैसे हम सेंटर फाइंड करें, कैसे हम उसका नेचर फाइंड करें, यहाँ तक आप लोगों की समझ में आया। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक तो आपकी समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं ना, इसी प्रकार बनते हैं, या तो
देखो मैंने दो प्रकार के वहाँ क्वेश्चन में दोनों टाइप के लिखे हुए थे। पहले तो मैंने उसका नेचर फाइंड करते, पहले या तो क्वेश्चन पूछेगा कि उसका नेचर फाइंड कीजिए, तो नेचर मैंने बताया कि नेचर कैसे फाइंड करना है। या तो फिर क्वेश्चन ऐसा होगा, क्वेश्चन वही क्वेश्चन सेम होगा, उसका सेंटर, इसके सेंटर पॉइंट फाइंड कीजिए, तो ऐसा सेंटर पॉइंट हम ऐसे फाइंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम जो अभी तक जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो पेपर में जो पूछे गए थे, टीजीटी पीजीटी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, हम उनके बारे में बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए थे। ठीक है, अब मैंने कंडीशन आपको बता दी, सारी कंडीशन मैंने आपको बता दी, तो बात करते हैं हम क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये पीजीटी 2010 में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शंस इज बीइंग रिप्रेजेंट बाय द इक्वेशन। हमें ये फाइंड करना है जो इसका नेचर है वो कैसा है, सर्कल है, एलिप्स है, पैराबोला है, या इनमें से कोई नहीं है। हमारे पास कोई क्वेश्चन दे रखे हैं, सेकंड डिग्री की क्वेश्चन दे रखी है, हमने इसका नेचर फाइंड करना है दोस्तों कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बताया था ना पहले, इस कंडीशन को क्या करो, हमें किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2xxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इससे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। अब दोस्तों यहाँ कंपेयर करो, मुझे ए की वैल्यू क्या मिल रही है, ए की वैल्यू मुझे 1 नहीं मिल रही, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन क्या है 1। सिमिलरली वी की वैल्यू देखो, बी वाई स्क्वायर का है, ये तो है, तो वी का जो कोएफिशिएंट कितना है -2, तो मुझे बी की वैल्यू -2 मिल जाएगी। सिमिलरली मुझे क्या मिल जाएगा, एच, अच्छा 2hxy हमें पता होता है ना 2hxy, तो 2h का जो कंपेयर करोगे 2x का जो कोएफिशिएंट कितना है वहाँ, xy का कोएफिशिएंट कितना है 1, तो h की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 1/2 मिल जाएगी, मिलेगी। ठीक है, सिमिलरली मैं f फाइंड करूँगा तो f बराबर क्या आएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि क्या है 2fy होता है ना, तो 2fy, तो f का कोएफिशिएंट कितना है वहाँ 6, तो 2f इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, तो f बराबर क्या आ जाएगा मेरा 3। ठीक है दोस्तों, g का कोई कोएफिशिएंट है ही नहीं हुआ, तो g की वैल्यू 0 आ जाएगी, और c का कितना है, c की इक्वल टू कितना मेरे पास कांस्टेंट वैल्यू कितना है -4। तो ये सारी ये वैल्यू मुझे मिल गई ना दोस्तों। जब मुझे ये सारी वैल्यू मिल जाएगी तो मैंने कहा था ना डेल में इसका डेल फाइंड कर लो, इसका डेल फाइंड कर लो, तो जब मैं इसका डेल फाइंड कर लूँगा तो मुझे पता चल जाएगा ये इसका कोनिक कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो अगर मैं इसका डेल फाइंड करता हूँ तो डेल की कंडीशन मैंने दो प्रकार की बताई थी, या तो ऐसे निकालो ए बी सी, ठीक है, प्लस 2fgh ऐसा, और माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर और माइनस का सी एच स्क्वायर, ऐसा निकालो। ठीक है, जब मैं इन सब में ए बी सी की ए की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 1, तो जब इन सब में ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 1 आई थी मेरी, बी की वैल्यू -2 आई, तो सी की वैल्यू कितनी थी -4, यानी कि तो 4 2 जा 8, तो सीधा सीधा मेरे ए की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई 8, प्लस 2fgh होता है ना 2fg, अब मुझे पता है जी की वैल्यू वहाँ क्या थी 0, तो मुझे जी, क्योंकि यहाँ जी तो दे ही रखा 2gx तो दे ही रखा, ये तो 0 हो गया माइनस ए एफ स्क्वायर, ए कितना था 1 और एफ स्क्वायर कितना, एफ कितना था 3, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 3 3 जा 9, क्योंकि ए एफ स्क्वायर था ना दोस्तों, ए की वैल्यू 1 थी और एफ की वैल्यू कितनी थी 3, तो 3 3 जा 9 माइनस का ये 9 आगे आगे आगे। ठीक है, और जी यहाँ कितना है जी 0, तो ये 0 हो गया, और माइनस का सी एच स्क्वायर, तो सी एच स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू कितनी है माइनस का, ये देखो सी की वैल्यू है माइनस का 4, थोड़ी देर के लिए यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, और एच स्क्वायर, तो एच कितना है 1/4, क्योंकि एच की वैल्यू क्या थी 1/2, तो 1/4 तो कट गया, तो क्या आएगा मेरा -1 आ जाएगा ना, ये मैंने रफ किया यहाँ पे -1। जब मैं इन सबको सॉल्व करूँगा, यहाँ देखो 8 और यहाँ पर देखो दोस्तों ये प्लस का है, 8 और 1 कितना हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, तो मेरी जो डेल की वैल्यू है वो क्या है 0। अब मुझे पता है जब मेरी डेल की वैल्यू 0 है, डेल की वैल्यू 0 है, तो फर्स्ट की 3 कंडीशन में ही है ना, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, पेयर ऑफ पैरेलल लाइन, ये 3 कंडीशन में तो डेल बराबर 0 होता है, लेकिन ये सारे इलिप्स हैं, पैराबोला है, सर्कल है, तो इनमें तो डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है, नन ऑफ दीज है। तो मैं कुछ न मेरा सर्कल होगा, न मेरा इलिप्स होगा, न मेरा पैराबोला होगा, इनमें से मेरा आंसर कोई भी नहीं है। तो मैंने फाइंड किया ना, डेल की वैल्यू से मुझे पता चल गया, मैंने वहाँ पे भी बताया था जब जब डेल की वैल्यू 0 तो कौन सी 3 कंडीशन है, और जब डेल की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 तो कौन सी कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ मेरी डेल की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई ना, तो 0 इनमें से तो किसी के लिए 0 नहीं होता, क्योंकि इलिप्स के लिए भी 0 नहीं होता, इलिप्स में, सर्कल में, पैराबोला में, हाइपरबोला में, सब में बताया था वहाँ क्या होता है डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, लेकिन मेरी डेल की वैल्यू क्या आ गई 0 तो आ गई, इसका मतलब इनमें से कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है दोस्तों,
बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। मैंने कहा था ना, या तो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलेगा या तो फाइंड द सेंटर बोलेगा, ठीक है, इन दो में से कुछ भी पूछ लेगा। इंटरसेक्शन भी बोलेगा तब भी हमने क्या करना, इस इक्वेशन का जो है ना सेकंड डिग्री इक्वेशन है 2x² - 5xy + 2y² - 3x + 3y + 1 = 0। जब भी ऐसा पूछा जाए कि द फाइंड ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पूछ लिया जाए या फिर फाइंड ऑफ द सेंटर पूछा जाए, इसका इक्वेशन का हमें सेंटर या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने हैं कि किस पॉइंट को आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमने क्या करना, कुछ नहीं करना, जो गिवन इक्वेशन है ना उसका एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में क्या उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो। तो जब मैं इसका एक्स डेल एफ ऑन डेल एक्स फाइंड करूंगा, डेल एफ ऑन डेल एक्स फाइंड करूंगा, तो मैं जो क्या आ जाएगा, देखो एक्स के रेस्पेक्ट में करो पहले, तो एक्स के रेस्पेक्ट में करूंगा तो क्या आ जाएगा 4x, क्योंकि 2x² का क्या हो जाएगा, x² का 4, तो x² का 2x यानी 2 × 4, और माइनस का यहाँ देखो 5xy का क्या हो जाएगा 5y, ठीक है, और यहाँ पे 3x है तो 3 - 3x क्या हो जाएगा माइनस का 3, बाकी में तो नहीं है। सिमिलरली यहाँ क्या करो, y के रेस्पेक्ट में फाइंड करो, तो डेल एफ अपॉन डेल वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड करूंगा मैं, डेरिवेटिव तो मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ देखो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस में है ना, तो माइनस का 5x, ठीक है, प्लस का यहाँ 2y² क्या हो जाएगा 2y यानी कि 4y, ठीक है दोस्तों, और प्लस का 3 यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का 3। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो जो मेरे पॉइंट होंगे ना दोस्तों, वही क्या कहलाएंगे, मेरे उसके इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाएंगे या उसके सेंटर कहलाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो मेरा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो मेरा आंसर आएगा तो कौन सा होगा दोस्तों, मेरा आंसर इनमें से कोई भी नहीं है। क्यों, फाइंड करते हैं हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं पहले, या तो फिर दोस्तों मैंने आपको एग्जाम एक क्वेश्चन ऐसा पहले करवाया था ना कि इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो, जो मेरा आंसर आएगा मैं आपको आंसर बता देता हूँ, जो मेरा आंसर आएगा वो क्या होगा, नन ऑफ दिस। क्यों, क्योंकि जो मेरे इंटरसेक्शन मैंने जो सॉल्व करके जो इसके इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड किए हैं वो क्या होंगे 1/3 - 1/3, वो तो किसी ऑप्शन में नहीं आया। यहाँ क्या दे रखा है, ओनली यहाँ दे रखा है -1/3 आ गया, लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, तो ये आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। की वैसे मैंने बता दिया, मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसका सेंटर कैसे फाइंड करें। मैंने दो इक्वेशन आपको बना दिए, ये दो इक्वेशन बना दी, इनका क्या करो, इनको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो मेरी जो एक्स और वाई की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1/3 और वाई की वैल्यू -1/3। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये हमारे पास टीजीटी 2009 में पूछा गया था। क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, ये तो सेकंड डिग्री जनरल इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है जिससे हम कंपेयर करते हैं किसी भी इक्वेशन को एबीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हमारे पास ये सेकंड डिग्री इक्वेशन दे रखी है, ये बोला रिप्रेजेंट अ पैराबोला। तो मैंने आपको वहाँ 8 कॉनिक्स बताए हैं, अगर वो आपने 8 कॉनिक्स अच्छे से देखे ना तो आप इसका आंसर आसानी से बता सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी बता दूं, पैराबोला का कंडीशन क्या होती है, जब क्या होती है डेल डज नॉट इक्वल टू 0 हो, ये हमें गिवन नहीं दे रखा है यहाँ पे। और पैराबोला की दूसरी कंडीशन क्या होती है, h² = AB हो। तब जब ऐसी कंडीशन होगा ना तो हमारी जो जो भी इक्वेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला करेगा। तो हमारे जो फर्स्ट वाला आंसर क्या होगा, इसका फर्स्ट वाला तो हो जाएगा आंसर, क्या शो कर रहा है वो पैराबोला तो शो कर रहा है, यही तो पैराबोला की कंडीशन है फर्स्ट वाले की, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ में आया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। मैंने कहा था ना, अगर आपको जो शुरुआत की मैंने जो 8 कॉनिक के जो नेचर बताए थे, उनकी कंडीशन बताई थी, अगर वो 8 आपके ध्यान में रहेंगी ना तो आसानी से क्वेश्चन हो जाएगी। एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे ही तो बनते हैं, ऐसा ही बनाएगा ना एक नंबर क्वेश्चन, या तो उसके सेंटर फाइंड करने के लिए पूछेगा। मैंने 2 क्वेश्चन बता दिया आपको, तो इंटरसेक्शन पूछेगा तो सेंटर फाइंड पूछेगा कि सेंटर फाइंड कीजिए, तो कैसे निकालने मैंने आपको बताया, ठीक है। और या तो फिर उन वही सेकंड डिग्री की क्वेश्चन दे रखी होगी, आपने उसको जनरल इक्वेशन ये है जनरल इक्वेशन, मैंने वैसे इससे पहले बताया था आपको जनरल इक्वेशन क्या थी, उससे उसको कंपेयर करो, फिर एबीसी की वैल्यू फाइंड करो, ABCFGH। तो वहाँ से मैंने डेल के 2 तरीके बताया, तो डेल का डिटरमिनेंट फाइंड करो या तो डेल का दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको, जिससे भी आपके डेल की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगर आपने डेल की वैल्यू फाइंड कर ली और हमारी एच की वैल्यू, ए बी की वैल्यू जो भी निकल जाएगा, तो आप उसके जरिए आप उसका नेचर बता सकते हैं, ठीक है। यार यहाँ तो सीधा क्वेश्चन नहीं, वहीं से वो पूछ रखा है कंडीशन से, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन है, हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, ax² + by² + hx + hy = 0, जहाँ h की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन इफ, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कब करेगा, जब इनमें से कोई कंडीशन हो। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ ध्यान होगा, जो मैंने 8 कॉनिक्स बताया है, अगर आपको ध्यान है तो आप तो सीधा आंसर निकाल सकते हो उसका। देखो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीजीटी में 2 बार पूछा गया था और टीजीटी में भी 2 बार पूछा गया था। अब देखो
ये हमारे पास सेकंड डिग्री की इक्वेशन दे रखी है लेकिन पूरी नहीं है, हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। पहले इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा, वैसे तो मैं उससे कोनिक से बता सकता हूँ उसे, अगर मुझे तो पता है ना, मैं इसका कोनिक क्या है, मैं इसका आंसर बता सकता हूँ कि ये वाला पहला वाला कंडीशन, क्योंकि मैंने 3 कंडीशन पढ़ी थी स्टेलाइन की पहले वाली, तो वो क्या थी, डेल इक्वल टू जीरो आएगी, उसकी जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वो जीरो आएगी। ठीक है, जब वो जीरो आएगी और वहाँ से कंडीशन क्या थी, एच स्क्वायर ए बी और ए बी प्लस बी, ऐसे कुछ कंडीशन थे, तो मुझे पता है कि ये कंडीशन मैंने पढ़ी थी, लेकिन मैं फिर भी इसको सॉल्व करके आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे निकलेगा। तो दोस्तों जब मैं इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन से कंपेयर करूंगा, इस वाली वैल्यू को कंपेयर करूंगा, तो मुझे ए की वैल्यू तो ए ही मिलेगी, क्योंकि सेकंड डिग्री इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर टू एच एक्स वाई कुछ ऐसा ही है, मैंने लिखा था ना दोस्तों, बार बार नहीं बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो सेकंड डिग्री की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू डी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये होती है। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे मिल जाएगा ए की वैल्यू ए मिल जाएगी, ठीक है, एच की वैल्यू यहाँ जीरो है, देखो टू एच एक्स वाई, यहाँ एच एक्स एक्स वाई का कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब एच की वैल्यू जीरो है, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एच डज नॉट इक्वल टू जीरो, ध्यान रखो क्वेश्चन में लिखा हुआ कि एच डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब मुझे क्या मिल गया, जब मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसको सेकंड डिग्री इक्वेशन से, तो मुझे एच की वैल्यू जीरो मिल गई, और यहाँ पे वी की वैल्यू कंपेयर करूँ तो वी की वैल्यू भी मिल जाएगी, और जी की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे, अगर मैं जी की वैल्यू कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा दोस्तों, टू जी इक्वल टू एच मिल जाएगा, तो टू जी जी बराबर क्या मिल जाएगी मुझे, एच बाई टू, ठीक है, और सिमिलरली मुझे एफ भी मिल जाएगा एच बाई टू, एफ की वैल्यू मुझे एच बाई टू मिल जाएगी और सी की वैल्यू जीरो मिल जाएगी। कंपेयर करने पे मुझे सारी चीज़ें मिल गई, क्या क्या मिल गई मुझे, ए की वैल्यू ए मिली, वी की वैल्यू वी मिली, और एच की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, जीरो मिल गई, और जी की वैल्यू क्या एच बाई टू, एफ की वैल्यू एच बाई टू, सी की वैल्यू जीरो। अब जब मैं इसका क्या करूंगा, उसका डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा, तो डिटरमिनेंट के मैंने दो तरीके बताए थे, ठीक है यार, तो मैं कौन सा तरीका अपनाता हूँ, मैं डिटरमिनेंट का ये वाला तरीका अपनाऊंगा, कौन सा दोस्तों, ए बी सी, एक ए बी सी, कौन सा, मैंने दो तरीके बताए थे, मैं ये वाला तरीका अपना रहा हूँ, ये वाला जो कंडीशन बताई थी, मैं दो कंडीशन बताई थी डिटरमिनेंट फाइंड करने, टू एफ जी एच प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये तरीके दो तरीके बताए थे ना, या तो उसका डिटरमिनेंट से बताओ निकालो, या तो फिर ऐसे तरीके से निकालो। तो जब मैं यहाँ रखूंगा ए की वैल्यू, यहाँ पे देखो मैं ए की वैल्यू रखूंगा तो ए की वैल्यू ए है, बी की वैल्यू बी है, लेकिन सी की वैल्यू जीरो नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि सी की वैल्यू मुझे जीरो मिल रखी है, तो सी जीरो हो गया प्लस, यहाँ देखो टू एफ जी एच, यहाँ पे मुझे एच की वैल्यू जीरो मिलेगी, तो एच की भी जीरो हो गया दो वैल्यू तो मेरी जीरो, क्योंकि टू एफ की वैल्यू मुझे मिली थी, जी की भी मिली थी, लेकिन एच जीरो मिली थी मुझे, एच की जब मैंने कंपेयर किया तो एच में क्या मिला था मुझे, जीरो, तो ये भी पूरा जीरो हो गया, माइनस ए एफ स्क्वायर, और ए तो ए की वैल्यू तो ए ही मिले थे मुझे कंपेयर करने पर, एफ क्या मिला था, एच बाई टू मिला था ना, तो एच बाई टू एच स्क्वायर बाय फोर, क्योंकि एच स्क्वायर पूछ रहा है ना दोस्तों, माइनस बी, बी की वैल्यू मुझे बी ही मिली थी, जी का क्या मिला था एच बाई टू, यानी कि एच स्क्वायर बाय फोर, माइनस सी, सी तो जीरो, तो ये सब को जब मैं कंपेयर किया मैंने, तो जो मुझे आंसर मिला दोस्तों, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर बाई फोर यहाँ पे भी है, एच स्क्वायर बाई अपॉन फोर भी यहाँ पे भी है, तो यहाँ से क्या कर लूँगा मैं, एच स्क्वायर अपॉन फोर क्या कर लूँगा मैं, कॉमन ले लूँगा, यहाँ देखो, तो यहाँ जैसे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर अपॉन फोर जब कॉमन आ जाएगा, तो मुझे अंदर क्या मिलेगा, ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये वैल्यू कहाँ चले जाएगी, जीरो के इक्वल में, तो मुझे क्या मिलेगा कंडीशन, ए प्लस बी डज नॉट टू जीरो, तो वही तो मेरा फर्स्ट वाला आंसर है, वही तो है मेरा फर्स्ट वाला आंसर निकला, तो वही। लेकिन अगर मुझे कंडीशन पता है ना ऊपर की कॉनिक्स की मुझे कंडीशन पता है, तो मुझे ये सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये चीज़ें मुझे सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, मुझे पता है, मेरे ध्यान में है कि भाई कंडीशन इस नेचर की ये कंडीशन है, इस नेचर की कंडीशन है, तो आसानी से हो जाता है ना, इतना टाइम तो बच जाता है। लेकिन मैंने यहाँ फिर भी आपको बताइए कैसे निकला, तो आप अगर आपको ये नेचर, उनका नेचर और उनकी कंडीशनें पता है ना, तो उस कंडीशनें पता है तो कंडीशन के द्वारा भी उनका नेचर निकाल सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप उन कंडीशन को जो है ना, वो 8 कंडीशन मैंने बताई है, उनको अच्छे से याद कर लो, अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन आपके वहीं से हो जाने हैं। अगर आपको कंडीशन पता है तभी तो आप ये चीज़ें फाइंड कर पाओगे, ये डेल ए बी सी ये कंपेयर तभी तो कर पाओगे जब आपको सेकंड डिग्री की क्वेश्चन पता हो, और वो 8 कनेक्शन मैंने बताया उनकी नेचर ऑफ कंडीशन बताओ, तभी तो आप ये चीज़ें फाइंड कर पाओगे, है ना दोस्तों। ठीक है, तो बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन के बारे में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, ये क्वेश्चन मैंने ऊपर भी सॉल्व करवाया था, ठीक है। आप मैंने वहाँ पे बताया था कि अगर पैराबोला की कंडीशन आएगी तो क्या होगी, और एलिप्स की कंडीशन होगी तो क्या होगी, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मेरे यहाँ समाप्त हो गए, मेरे जो क्वेश्चन है ये मैंने इतने ही क्वेश्चन ले रखे थे। अब
वैसे क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन अगर आपको पता चल गया ना कि किस नेचर का कौन सी कंडीशन है, अगर आपको कंडीशन पता है ना उनकी, तो आप उसका नेचर फाइंड कर सकते हो आसानी से। मेरा कहने का मतलब यही था, मेरा दिखाने का मतलब यही था कि आपको उनकी कंडीशन बताई जाए ताकि आप उनका नेचर फाइंड कर सको। ठीक है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया ना एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन दो तरीके से पूछ लेगा आपको, या तो उसका नेचर फाइंड करो, या तो फिर उसकी सेंटर फाइंड करो, या इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करो। ठीक है दोस्तों, कुछ भी पूछ लेगा, तो मैंने जैसे क्वेश्चन बनता है ना, मैंने उस बेस पे आपको क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है दोस्तों, तो मेरा कहने का एक ही मतलब था कि अगर आपको उनकी कंडीशन पता है, उनके नेचर पता है, तो आप उनका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। फिर भी मैं एक बार और आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ये 8 कंडीशन पता है ना दोस्तों, ये वाली 8 कंडीशन पता है और उनके, तभी तो उनका नेचर बता पाओगे आप कि क्या है। अगर मुझे पता है कि डेल डज नॉट इक्वल टू 0 किन 3 कंडीशन के लिए होता है, वो स्टेल लाइन के बेस पे होता है। अगर डेल इक्वल टू 0 है तो उसका मतलब वो स्टेल लाइन की कंडीशन है। और स्टेल लाइन की कौन सी कंडीशन है दोस्तों, स्टेल लाइन की कौन सी कंडीशन है दोस्तों, कि जब एच स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए बी होगा तो पेयर ऑफ स्टेल लाइन होगा, और एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी होगा तो पेयर ऑफ पैरेलल स्टेल लाइन होगा, और ए प्लस बी इक्वल टू 0 होगा तो पेयर ऑफ परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन होगा। तीनों स्टेल लाइन की कंडीशन है। कब, जब डेल की वैल्यू 0 के बराबर हो, और जब डेल की वैल्यू 0 के बराबर न हो तो ये हमारी जो नीचे की 5 कंडीशन है दोस्तों, ये इनके लिए अलग अलग कंडीशन है। जब एच स्क्वायर की वैल्यू क्या हो, डेल तो सब में डज नॉट इक्वल टू 0 है, ये याद रखो कि डेल की वैल्यू कब 0 होगी तो उसके लिए कौन सा नेचर होगा, डेल की वैल्यू 0 नहीं होगी तो उसके लिए कौन सा नेचर होगा। ठीक है, और एच स्क्वायर की वैल्यू जब ए बी से छोटी हो तो एलिप्स, इक्वल हो तो पैराबोला, बड़ी हो तो हाइपरबोला। ठीक है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के लिए की जो कंडीशन होती है क्या होती है, वो तो हाइपरबोला तो शो करेगा ही करेगा, हाइपरबोला की दोनों कंडीशन तो शो करेगा ही करेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला साथ में एक कंडीशन और शो करेगा, ए प्लस बी इक्वल टू 0। अगर ये तीनों कंडीशन शो करेगा इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया कहाँ से, हाइपरबोला से तो आया। पहली दो कंडीशन तो हाइपरबोला की ही शो कर रहा है, तीसरी कंडीशन क्या है रेक्टेंगुलर की अपनी, ए प्लस बी डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और सर्कल के लिए क्या होता है, सर्कल के लिए तो बहुत ही, यहाँ सर्कल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो अधिकतर यही पूछेगा उसका नेचर फाइंड करो, तो या तो सर्कल की कोई क्वेश्चन देख के उसको बोलेगा कि इसके ये सर्कल क्या, ये नेचर क्या है, उसकी नेचर की जो कंडीशन वो पूछ लेगा आपको। तो ये याद रखो, देखो डेल डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और ए इक्वल टू बी, ए और बी की वैल्यू आपस में सेम होगी और एच की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा, अगर ये चीज़ें आपने कवर कर ली ना, ये मैंने जो ये पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से आ गया समझ में, तो आप इसका किसी भी क्वेश्चन का उसका नेचर फाइंड कर सकते हो, उसका सेंटर फाइंड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों मैंने ये जो पहले मैं वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, ये मैंने पहले से ही क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इससे आपका भी टाइम बच जाएगा। क्योंकि अगर मैं लिखते लिखते अगर वीडियो बनाऊंगा ना, तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, ऐसे में तो आप लोगों का टाइम भी बहुत ज़्यादा चले जाएगा और मेरा टाइम भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मेरा टाइम तो उतना ही लगना है, चाहे मैं वीडियो बना के आपको अपलोड करूँ, आपके सामने लाऊं, या फिर मैं ऐसे बनाऊं, मेरा टाइम तो उतना ही लगना है, लेकिन मैं आप लोगों का टाइम बचाना चाह रहा हूँ। जो ये वीडियो आपको आधे घंटे की बन रखी है, वहाँ अगर मैं इसको वीडियो में ऑनलाइन करवाता इस चीज़ को, ठीक है, तो दोस्तों जब नहीं तो 1-1.5 घंटे का बन जाता है, क्योंकि लिखने में टाइम लगता है। तो जितना मैं वहाँ लिखाऊंगा आपको, यहाँ उतना टाइम मैं आपको समझा दूंगा, तो ये ज़्यादा बेनिफिट नहीं है आप लोगों के लिए, आपका टाइम भी बच जाएगा। और ज़्यादा लेंथी वीडियो होते हैं ना, तो हर कोई ये सोचता है कि इतनी लेंथी बड़ी वीडियो कोई देखने के लिए कोई तैयार नहीं होता। इसलिए मैंने जितना जितना जितनी कोशिश मेरे से हो सकी ना, मैंने इसको कम से कम टाइम में आपको समझाया और ये भी बता दिया आपको कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनने हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ना दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि ये किसी और के काम में आ जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हर स्टेट में किसी न किसी एक स्टेट में टीजीटी पीजीटी एग्जाम तो चलते रहते हैं, तो चाहे वो किसी भी स्टेट की बात हो। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि किसी और लोगों का भी काम आ जाए जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपको अभी जो हमारा कैलकुलस है अभी पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, मैं उसकी वीडियो भी लेकर आऊँगा, लेकिन साथ में मैंने ये इसलिए ये बना दिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसकी भी अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा, जो भी कंटेंट डालूंगा इसका तो उसको अलग उसकी प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। कैलकुलस वाला तो हमारा जो प्लेलिस्ट है वो तो तैयार ही है, उस वहाँ तो पड़ी रही वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।
and take care. Thank you.